हमारे इस खास कार्यक्रम जनवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी पुण्य पावन और पवित्र नगरी में जिसका इतिहास युगों युग पुराना है। ये वो नगरी है जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी थी। ये वो नगरी है जहां सम्राट विक्रमादित्य ने शासन किया। सबसे बड़ी पहचान जो इस नगरी की है, ये बाबा महाकाल की नगरी है। जी हां, हम मौजूद हैं उज्जैन में, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पवित्र शिप्रा का घाट। और आज हम उज्जैन में चर्चा करेंगे उज्जैन के चुनावी मुद्दों की। हम बात करेंगे मालवा के सियासी समीकरण की। मध्य प्रदेश के दिल में 2024 को लेकर क्या है। मध्य प्रदेश को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, एक ऐसा दुर्ग, एक ऐसा किला जिसमें अभी तक सेंध लगाना मुश्किल नजर आता रहा। लेकिन 2024 के चुनाव में क्या कांग्रेस इस किले को भेद पाएगी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चिंतामणि मालवीय जी, जो पूर्व सांसद है उज्जैन शहर से, 2014 से 2019 तक सांसद रहे। वर्तमान में उज्जैन संसदीय क्षेत्र के आलोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मैं चाहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से आप जो इनका स्वागत करें। मेरे दूसरे मेहमान हैं कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम जी, आप इनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद तिवारी, जो मध्य प्रदेश की पत्रकारिता का एक बड़ा नाम है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का जनवाणी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। चिंतामणि जी, मेरा पहला सवाल आप, ये जो दावा किया जा रहा है कि इस बार 29 में से 29 पद, ये दावा क्यों किया जा रहा है? इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? देखिए, स्वाभाविक रूप से दावा इसलिए किया जा सकता है कि जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है, वो प्रत्येक स्तर पर, शासन की योजनाओं के स्तर पर, सांगठनिक संरचना के स्तर पर, जो सरकार है मोदी उसकी लोकप्रियता के स्तर पर, नेता, नीति, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, हर स्तर पर जो हमारी तैयारी है वो 29 सीटों जीतने की है। और निश्चित रूप से इस बार मध्य प्रदेश इतिहास बनाएगा कि हम सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये तय है। तो जो आपने कहा कि 29 में से 29 सीटें जीतने की तैयारी है, तो 2 सीटों में तो कांग्रेस कहती है आपने गेम कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वस्तुतः ये कांग्रेस की सांगठनिक कमजोरी है और विपक्ष को चलाने का काम ये सत्ता पक्ष का नहीं होता। आपको अपनी तैयारी, इतने प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, इतने प्रतिबद्ध लोग रखना चाहिए, क्योंकि अब संगठन कांग्रेस में समाप्त हो गया है, प्रतिबद्धता खत्म हो गई है, विचारधारा खत्म हो गई है। और ऐसी दृष्टि में जो थोड़े से भी इस तरह महत्वाकांक्षी और थोड़े प्रतिभाशाली लोग हैं, वो चाहते हैं कि भाई बेहतर भविष्य की ओर जाएं। कांग्रेस में भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, ये उसी का परिणाम है, उसी की परिणति है कि लोग टिकट देने के बाद भी सारे प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस के टिकट लेने से मना किया। दिग्विजय सिंह जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कमलनाथ जी ने मना किया कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सारे वरिष्ठ नेताओं ने जो मना किया कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस में भागम भाग मची है, क्यों मची है वो संतोष जी से मैं जानूंगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऐसी भगदड़ क्यों मची हुई? देखिए प्रखर, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के साथ मिलकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो झूठ फैलाती है, ये उसी का एक हिस्सा है कि 7 लाख कार्यकर्ता चले गए। बहुत कम कार्यकर्ता गए। भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अगर केवल अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट थे, हेमंत सोरेन भ्रष्ट थे, तो जांच अजीत पवार की नहीं होना चाहिए थी? जांच जो अन्य लोग हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री पर तमाम आरोप लगे। वापस मध्य प्रदेश पे आ गए। सुन तो लीजिए आप, ये आपने पूछा विश्लेषण करने की बात, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो फिनोमिना चालू हुआ है, ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं है। आपने सूरत में देखा क्या हुआ, और आपने देखा गांधीनगर में जिस तरीके से प्रत्याशियों पे, विपक्षी दलों के प्रत्याशियों पर दबाव बना गया कि नामांकन वापस ले। आपको पता होगा गांधीनगर से कौन लड़ रहा है। तो इसी प्रकार से ऐसे तमाम प्रयास और भी जगह होंगे। खजुराहो में आपने देखा, इंदौर में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अभूतपूर्व चुनाव परिणाम इंदौर का इस बार आएगा। नोटा पर ऐतिहासिक मतदान होगा। ठीक है, वो तो 4 जून को मालूम पड़ेगा। संतोष जी, इंटरव्यू में अक्षय बम ये सीधे सीधे आरोप लगाते हैं। कितनी इंदौर की 8 विधानसभा थी, वहां के प्रत्येक जो कांग्रेस का बड़ा नेता था, उसके 1.5 करोड़ रुपए उससे प्रति नेता ने उससे मांगे। तो आप सोचिए, 15 करोड़ रुपए तो कांग्रेस के नेता मांग रहे थे। देवेंद्र यादव आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ। ठीक है, बीजेपी ने तोड़ा, बीजेपी ने उनको जो भी किया उनके साथ, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की कमजोरी साबित नहीं होती? जहां तक अक्षय बम का सवाल है, आपने कहा कि डिजियाना चैनल पर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी मुझसे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे मुझसे पैसे मांग रहे, तमाम तरीके के आरोप लगाए। अक्षय बम और क्या कहते, उनको तमाम तरीके से केसों में घेर दिया था, उनके ऊपर तमाम कानूनी कार्रवाइयां शुरू हो गई थी। इसके बाद उनको बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की शरण लेना पड़ी। अब वहां जाने के बाद क्या हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस की तारीफ करेंगे?
आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। इंदौर के अंदर पर्चे बट रहे हैं कि नोटा को वोट दीजिए। आज अखबार देख रहा था मैं इंदौर के, सुबह सुबह जो है वो निकल रही है, उसमें नोटा को वोट दीजिए लगातार प्रचार चल रहा है नोटा के फेवर में। आपकी पार्टी पर आरोप है कि लोकतंत्र की हत्या आप लोगों ने इंदौर में कर दी। आप देखिए, सबसे पहले तो ये कि नोटा पे आह्वान करना ये लोकतांत्रिक मूल्यों में अविश्वास है। दूसरा, ये बिल्कुल किसी और को अविश्वास भी नहीं कह है। सकते, ये तो हमें चुनाव आयोग ने अधिकार दिया है किसी और को भी नोटा कह का। सकते थे। अरविंद जी, आपने दोनों की बातें सुन ली और दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया लोकतंत्र की हत्या और प्रत्याशी नहीं संभाल पाए। आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आपने पूरे मालवा की मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। हालांकि संतोष जी ये मानने को तैयार नहीं है कि 7 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़कर चले गए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में तो गए हैं, तो हम सब मान रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस तरह से भगदड़ मची हुई है जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है? और दूसरा सवाल, जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने जो किया है इंदौर में अपना नामांकन वापस लेकर, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर कितना बुरा असर पड़ा है? देखिए, आपने पहली बात कही कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। संख्या पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है वो चरमराया हुआ है इन दिनों। संगठन के जो मुखिया हैं या संगठन से जुड़े जो अन्य प्रमुख लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो राजनीतिक समीकरण है उनको समझ नहीं पा रहे। इसी कारण मध्य प्रदेश में यह स्थिति बन रही है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस छोड़कर ही नहीं जा रहे, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। ऐसा लगातार हो रहा है और चुनाव तक के दौर में हो रहा है। लेकिन अरविंद जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस को तो मध्य प्रदेश के ही लोग संभाल रहे हैं। खासकर मैं 2 नेताओं की बात करूं, श्री कमलनाथ हो गए, श्री दिग्विजय सिंह हो गए, इतने बड़े कद के नेता हैं कि इन्हें कोई अलग छोटे मोटे मुद्दों के लिए आला कमान की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को तो यहीं के नेता संभाल रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं गलती तो यहाँ के नेतृत्व की ज्यादा बनती है। विधानसभा चुनाव में जो स्थितियां बनी उसके बाद अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्य राजनीतिक परिदृश्य से बाहर है। कांग्रेस की राजनीति के बारे में जो कहा जाए, कांग्रेस की राजनीतिक सूत्र इन दिनों जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जैसे नेताओं के। अच्छा, आपने जीतू पटवारी का नाम लिया। जब से जीतू पटवारी आप ही के शहर इंदौर से आते हैं, वो जब से वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, तब से इस भगदड़ में तेजी आई है। क्या उनकी नेतृत्व पे भी सवाल है? देखिए, जीतू पटवारी को हम उस दौर से जानते हैं जब वो युवक कांग्रेस के शहर के अध्यक्ष थे। उसके बाद हमने अलग अलग भूमिकाओं में देखा, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में देखा, विधायक की भूमिका में देखा, मंत्री की भूमिका में देखा और अभी वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। ऐसा लग रहा है, जो कुछ मध्य प्रदेश के हालात हैं उस पर ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी तो पूरी कोशिश है कि मैं बेहतर से बेहतर करूं। लेकिन देखिए, कांग्रेस में हमेशा एक दौर ऐसा आता है जब स्थापित नेतृत्व को साइडलाइन करके जब भी नई लीडरशिप को आगे लाया जाता है, तो वो जो स्थापित नेतृत्व है कहीं ना कहीं वो असहयोग की भूमिका में आ जाता है। चिंतामणि जी से एक सवाल, ये जो भगदड़ पे मचा हुआ सवाल, और ये बीजेपी के जब मैं नेताओं से बात करता हूं मध्य प्रदेश में, तो वो भी इसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी जताते हैं कि जो पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, जो पार्टी में डिफरेंस की जो बात करती थी, अचानक जो लोग आ रहे हैं जिनकी विचारधारा एक अलग है, तो पार्टी कैसे इन्हें समाहित करेगी? अगर ये 7 लाख नहीं, चलिए मान लीजिए 5 लाख भी हैं, तो बीजेपी कैसे तरह तरह के लोगों को जिनकी विचारधारा कभी संघ के साथ नहीं रही, बीजेपी के साथ नहीं रही, उनको आप कैसे समाहित करेंगे? देखिए, वॉशिंग मशीन वाला फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई हुआ। जी, राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे बड़ी पार्टी आज की स्थिति में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और केवल भारत के संदर्भ में नहीं, मैं तो विश्व के संदर्भ में भी बात करूं तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दें तो, क्योंकि वहां तो कंपलसरी सारा कुछ है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है, इसलिए सदस्यता होनी है, तो मैं तो कह सकता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और सदस्य संख्या उसकी करोड़ों में रहे, ये तो जो भी सत्ता में रूलिंग पार्टी रहती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी एक बड़ी सदस्य संख्या होना चाहिए। हम तो और भी स्वागत करेंगे कि आए और बड़ी पार्टी एक मजबूत पार्टी बने। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं।
आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। संतोष जी, अभी अरविंद जी ने जो एक सवाल उठाया, दिग्विजय सिंह खुद एक मुश्किल चुनाव राजगढ़ के अंदर लड़ रहे हैं, संघर्ष का वो चुनाव है, तो एक तरह से चुनावी परिदृश्य से वो पहले 3 दौर के लिए अपने आप बाहर हो गए। और कमलनाथ जी के लिए खबर आ रही है कि उन्होंने छिंदवाड़ा के अलावा कहीं और काम ही नहीं किया। शायद बैतूल में एक सभा करी, उसके बाद वो दिल्ली चले गए। तो क्या है आपकी पार्टी में चल रहा है? जब अगर वरिष्ठ नेताओं कोई प्लानिंग बनाने में नहीं होंगे, तो किस तरह से पार्टी आप मध्य प्रदेश में आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी पार्टी में मार्गदर्शक मंडल नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की पूरी अहमियत है। जहां पर उनसे सलाह लेनी चाहिए वहां सलाह ली जाती है, चाहे वो उमंग सिंघार हो, जीतू पटवारी हो, और समय समय पर वो अपना मार्गदर्शन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, हमारी पार्टी में ये व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हुई है। इसलिए कमलनाथ जी और अरविंद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अपना विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि पूरी कांग्रेस एकजुट है। और निश्चित रूप से मैं अपनी कमियों को भी स्वीकार करता हूं कि हाँ, कांग्रेस के संगठन में कमियां रही हैं, तभी उसकी ये स्थिति हुई है। लेकिन कांग्रेस अपनी कमियों पर पूरी गंभीरता के साथ विचार विमर्श कर रही है, और न केवल विचार विमर्श कर रही है, इस लोकसभा चुनाव में उन विचार विमर्श का क्या परिणाम हुआ वो भी आपको परिलक्षित हो जाएगा। आपने बात करी कि सारी पार्टी एकजुट है, और आपने मेरे सवाल को घुमा दिया। आपने कहा कमलनाथ जी की बात की, अगर इतने सक्रिय हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पूरे मध्य प्रदेश में उनका प्रभाव है, तो चुनावी रैलियां करनी चाहिए थी ना, ये आपके आला कमान को तय करना चाहिए था। मुझे तो लग रहा है शायद कमलनाथ जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है, बिल्कुल डालने की तैयारी है। वही तो मैंने आपको शुरू से, तो राजनीतिक संन्यास लेने वाली बात होगी ना कि बेटे के लिए प्रचार कर रहे हो, बाकी लोगों के लिए कोई प्रचार का काम नहीं हो रहा है। मैं वही तो मार्गदर्शन मंडल वाले ही काम हो रहा है। बिल्कुल नहीं, वही कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा है कमलनाथ जी का सारा मार्गदर्शन जो है वो सिर्फ नकुल के लिए बचा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और कांग्रेस के चरित्र में मूलभूत अंतर यही है कि तानाशाही की व्यवस्था कांग्रेस में लागू नहीं है। चाहे हम पर कोई आरोप लगाए, कांग्रेस करने से मना कर देते हैं, चुनाव प्रचार करने से मना कर देते हैं। आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, जबरदस्त लोकतंत्र। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के नाते मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अभी कमलनाथ जी का जिक्र चला, संतोष शायद बोल नहीं पाएंगे। कमल लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के कई संसदीय क्षेत्रों में कमलनाथ जी की डिमांड थी कि छिंदवाड़ा का चुनाव कंप्लीट होने के बाद वो निश्चित तौर पर जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, छिंदवाड़ा के बाद उन्होंने एक बैतूल की सभा की, और उसके बाद वो विदेश चले गए। मध्य प्रदेश के कई संसदीय क्षेत्रों में उनकी पुकार हो रही, उम्मीदवार चाह रहे हैं कि कमलनाथ जी आए और चुनावी सभाएं लें, चुनावी रैलियों में शामिल हो। लेकिन कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति से ऐसा लगता कोई सरोकार नहीं रहा। उन्होंने नकुलनाथ, ये क्या वजह देखते हैं जब हम दिल्ली में देखते हैं कि जो कमलनाथ जी के बड़े क्लोज लोग थे, चाहे वो दीपक सक्सेना हो, कमलनाथ जी की कोटरी के लोग जो कहे जाते थे, वो एक के बाद एक छोड़ के बीजेपी में आ। देखिए, कमलनाथ जी के जो साथी हैं, चाहे वो ये क्या मतलब, ये सोची समझी रणनीति है या मोहभंग हो गया कमलनाथ जी के नेतृत्व से? नहीं, जहां तक दीपक सक्सेना और कमलेश शाह की हम बात करें, जो दो बड़े नेता जिनको माना जाता है छिंदवाड़ा का, दीपक सक्सेना ने तो कहा भी कि यदि नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनके चुनाव में काम करूंगा। तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो है कमलनाथ को लेकर नाराजी नहीं है कांग्रेस के नेताओं में, लेकिन नकुलनाथ को लेकर जो नाराजी थी उसका नुकसान कांग्रेस को। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल बहुत पूरे देश के मन में उठ रहा है, सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर नहीं। जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज में हमने देखा है, हालांकि उसमें सुधार हो रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, और मध्य प्रदेश में भी उसका रुझान देखने को मिल रहा है। तो अरविंद जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज जो थोड़ा बहुत कम हुआ है, इसकी वजह क्या है? क्या मतदाताओं में उत्साह नहीं है? मतदाता ये सोच रहे हैं एक तरफा जीत है इसलिए वो वोट डालने नहीं जा रहे हैं, या जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है, प्रदेश में हो रही है, नामांकन वापस हो रहे हैं, इससे लोगों का भरोसा उठ गया? वजह क्या देखते हैं आप? देखिए प्रखर, इस बात को हम इंदौर से शुरू करते हैं। आपने कहा मतदान के प्रतिशत को लेकर, मैं पिछले कई लोकसभा चुनाव देख चुका हूं, लेकिन इस बार का जो चुनाव है, मतलब आप आम आदमी तो बिल्कुल चुनाव में रुचि ले ही नहीं रहा। मैं इंदौर से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, फिर आगे लाऊंगा। मैं आम आदमी तो चुनाव में कोई रुचि ले ही नहीं रहा। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में भी निराशा का भाव है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का गृहनगर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पसंदीदा उम्मीदवार, और वो एन वक्त पर नामांकन वापस ले ले। दूसरी बात यह कि कांग्रेस में आप देखिए कितनी संगठनात्मक कमजोरी है कि कांग्रेस, हर पार्टी में होता ना कि एक उम्मीदवार के साथ साथ डमी उम्मीदवार भी रहता है, मैदान में उतरता, और वो इसीलिए उतारा जाता है कि कभी अगर
जो मुख्य उम्मीदवार है उसका नामांकन निरस्त हो जाए या वो आम नामांकन सी वापस। प्रथा है, बहुत हाँ, नाम तो सा। मतलब इंदौर में कांग्रेस का जो डमी उम्मीदवार जिसको प्रदेश कांग्रेस बता रही थी, अंदाज लगा लीजिए कि इंदौर के चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी नॉन सीरियस रही। तो यही कारण है कि इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। जो स्थिति बन गई है उसके बाद मुझे लग रहा है, मेरी कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हो रही, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये मान के चल रहे कि अब चुनाव तो जीतने की स्थिति है तो हम क्यों मेहनत करें। तो इस कारण दूसरा जो प्रदेश भर में जो माहौल है इस बार लग रहा है निश्चित तौर पर हर चुनाव की तुलना में इस बार ऐसा देखने में आ रहा है कि न जाने क्यों आम नागरिक जो है उसके हर चुनाव में जो रुचि रहती है, उसके मन में जो उत्साह रहता है, जो एक चुनाव का माहौल रहता है। आप देखिए ना, आप पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, आप कई दूसरे राज्यों में घूमने क्या है, आपको कहीं माहौल देखने को मिला? या उज्जैन शहर की बात हम करें, मैं आज पूरे दिन भर से उज्जैन शहर में हूं, कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा कि चुनाव हो रहा हो। एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि जो 10% आरक्षण गरीब सामान्य वर्ग को मिलता है वो सबके लिए खोला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं इसका औचित्य क्या है? उसका आधार ही यही है कि जो सामान्य वर्ग है जिसके लिए कोई आरक्षण नहीं है, उनका गरीब वर्ग है उसको लाभ मिल सके। लेकिन जब आप सबके लिए खोल देंगे, उसमें एसटी आ जाएगा, एससी आ जाएगा, ओबीसी आ जाएगा, सब आ जाएगा, तो उसका औचित्य ही खत्म हो गया। फिर सामान्य वर्ग के लिए आप क्या दे रहे हैं? दूसरी बात यह है कि ये बात भी सही है, उसमें बार बार आ रहा है कि भाई हम जो ओबीसी का आरक्षण है वो मुसलमानों को दिया ही है जब कर्नाटक में, तो ये आंध्र प्रदेश में, तो ये उसको पूरे देश में लाएंगे। तीसरी यह है कि जो पूरा का पूरा पहले एक व्यवस्था थी कि जो ओबीसी वर्ग था उसमें शेख सैयद मुगल पठान को छोड़ करके पूरा मुस्लिम वर्ग जो ओबीसी में दे दिया गया, लेकिन अब उनको भी लेने की तैयारी है। कांग्रेस के और इंडिया अलायंस के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो दक्षिण भारत के हों चाहे वो अन्य राज्यों के हों, जब वो सनातन के खिलाफ इस तरह के बयान देते हैं तो क्या उससे मध्य प्रदेश का जो वोटर है उस पर प्रभाव पड़ता है? जब राम मंदिर का विरोध होता है, सनातन का जब अपमान किया जाता है, तो क्या मध्य प्रदेश का वोटर जो सोचता है उसका नुकसान कांग्रेस को यहां पर उठाना पड़ता है? निश्चित तौर पर आपने जो कहा मैं उससे सहमत हूं कि देश के किसी भी हिस्से में यदि सनातन को लेकर कोई बात उठती है, राम मंदिर को लेकर कोई बात उठती है, श्री राम को लेकर कोई बात उठती है, तो उसका असर तो पड़ता है। क्योंकि इस समय जो राजनीतिक परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं धर्म और समाज से प्रभावित है, तो उसका असर तो देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर हम इसको नकार नहीं सकते। आप ये असर मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अलग तरह की भावना है। भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, मध्य प्रदेश हमेशा एक देश में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश अगर संघ का कार्य देखना हो तो मध्य प्रदेश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्य देखना हो तो मध्य प्रदेश में देखिए। महाराष्ट्र के बाद जो पहला फैलाव होता है संघ का वो मध्य प्रदेश में तौर पर। और उसके अलावा जब जहां पर कुशाभाऊ ठाकरे जैसे संगठक रहे, जहां पर प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे संगठक रहे, तो कहा जाता है कि देश में मध्य प्रदेश का संगठन एक आदर्श संगठन है। शिप्रा नदी हम सुनते आ रहे हैं बहुत साल से कि शिप्रा नदी का विकास होगा, शिप्रा नदी की सफाई होगी, लेकिन जो हम स्थिति देख रहे हैं ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, जो खराब स्थिति ही कहा जाएगा। आप खुद 5 साल यहाँ पर सांसद रहे, इतने साल तक बीजेपी की सत्ता रही और अब ये स्थिति हो गई कि शिप्रा साफ है, ये दिखाने के लिए आपके मुख्यमंत्री को उसमें तैरना पड़ता है। तो इस शिप्रा कब पूरी तरह से साफ होगी? देखिए, केवल शिप्रा का सवाल नहीं है, इस देश का दुर्भाग्य है कि हमने पूरे देश की नदियों को केवल नगरों का, गांवों का, कस्बों का और कारखानों का जो गंदा पानी है उसको बहाने का एक माध्यम समझा। ये पूरे देश की स्थिति है और उसी में एक छिपरा भी शामिल है। यद्यपि छिपरा के लिए प्रयास किए, मेरे समय भी करीब 110 करोड़ की पाइपलाइन की योजना बनाई, पाइप डले भी, लेकिन वो पूरी तरह काम नहीं कर रहे हैं। कुछ और योजनाएं भी बन रही है। मैं इस बात का हामी और अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि छिपरा के लिए बहुत ईमानदारी से काम करना चाहिए था। छिपरा शुद्धिकरण के लिए बहुत वैज्ञानिक तरीके से और सबको साथ लेकर के निर्णायक काम करने की जरूरत है, ये होना चाहिए। ठीक है, मेरा एक सवाल और है आपसे, वो भी उज्जैन से जुड़ा हुआ सवाल है, और वो सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महाकाल, बाबा महाकाल की नगरी और देश विदेश से जो है महाकाल के भक्त उज्जैन आते हैं, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जब हम महाकाल की बात करते हैं तो यहाँ पे 2-3 मुद्दे जो खुद मैंने अपनी नजरों से देखे हैं वो मैंने पाए हैं। एक तो वीआईपी वाद बहुत हो गया महाकाल में, आम आदमी को घंटों 5-5, 6-6 घंटे लाइन में लगकर पैसे देकर दर्शन करवाए जा रहे हैं। वीआईपी जो कल्चर यहाँ पर बहुत तेजी से महाकाल मंदिर के अंदर बढ़ा है। और उससे बड़ा सवाल जो है कि महाकाल कॉरिडोर जिसका इतना बखान किया गया था, उसमें गंभीर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए या आरोप लगे, तो ये उज्जैन के लिए शर्मनाक नहीं है क्या?
ये मध्य प्रदेश का और क्या जब चुनाव- बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये मध्य प्रदेश का जब चुनाव था, इस पे बहुत चर्चा हो चुकी, बहुत बहस हो चुकी। सारे जो टेंडर थे वो कांग्रेस के समय हुए और काम भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ, ये सत्य है। और इस पे किसको दोष डालें, लेकिन कुल करके भ्रष्टाचार इस प्रकार सामने आया कि मूर्तियां उड़ी और मूर्तियां वहां जो पत्थर या सीमेंट की लगना थी अब वो ठीक हो गई है, इसलिए अब उसका कोई सवाल नहीं। तो इसलिए, और जहां तक वीआईपी वाद का विषय है, मैं तो स्वयं चाहता हूं कि महाकाल की एक ऐसी व्यवस्था हो कि सबका दर्शन सुलभ हो सके। लेकिन कहीं न कहीं ये दोष हमेशा से रहा है कि इस तरह का निर्णय अधिकारी वर्ग लेता है। अगर यहाँ के संतों को, यहाँ के महंतों को, पंडों को और पॉलिटिशियन को अगर इन्वॉल्व करके कोई 2003 से करीब करीब 1.5 जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार की भी बनती है। दर्शकों में से कोई सवाल? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता जी से कि बीजेपी के पास एक विजनरी लीडर है जिसके पास नियत है, नीति है और नियम भी है, मोदी जी हैं। आपके पास ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है जिसके लिए आप वोट मांगने के लिए आए हैं? देखिए, मैं दूसरे कार्यकर्ताओं को अगर उठाऊंगा, दूसरे व्यक्ति से पूछूंगा तो वो यही सवाल को दूसरा बोल देगा कि हो सकता है जिसका आप बोल रहे हो उसके पास कोई नीति नियत ना हो, उसके पास कोई विजन ना हो। तो ये तो तुलनात्मक रूप से डिपेंड करता है कि आप किस सोच को रखते हैं। तो मेरा ये क्लियर कट मानना है कि ऐसा कुछ नहीं कि किसी का विकल्प नहीं होता है। और मान लो विकल्प ना भी हो, एक बस में, आपसे उदाहरण दे रहा हूं, एक बस में यदि आप सफर कर रहे हो और बस में आग लग गई है, सबसे पहले कूदकर आप अपनी जान बचाओगे, ये नहीं देखोगे कि पड़ोस में कितनी लग्जरी बस आ रही है। तो आज की इस तारीख में ये देश संकट में है और हजारों करोड़ रुपए जो बर्बाद कर दिए गए एक व्यक्ति की छवि को बर्बाद करने के लिए, अगर उसके आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए, मैं समझता हूं पूरी तरह से गलत है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बड़ा दोष है कि कांग्रेस जो खुद को देश समझती है, जब कांग्रेस मुसीबत में होती है, कांग्रेस परेशानी में होती है, कांग्रेस चुनाव नहीं जीतती, तो उसे लगता है कि पूरा देश परेशानी में है। अच्छा अरविंद, थोड़ा सा बहस को एक नई दिशा में ले जाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि यहाँ पर जातिवाद उतना नहीं है जितना भारत के अन्य राज्यों में है। अब ऐसे में जब राहुल गांधी निकलते हैं अपनी रैलियों में और जो बार बार कहते हैं कि मैं आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा दूंगा, या जब जातिगत जनगणना की बात आती है, तो मध्य प्रदेश का वोटर के लिए मैटर करता है कि नहीं करता है? वो क्या सोचता है इसे लेकर? क्योंकि मध्य प्रदेश का इतिहास है जातिवाद से दूर रहने का, उसकी राजनीति का इतिहास रहा है। बिल्कुल प्रखर मध्य प्रदेश में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जातिवाद की राजनीति से हम लोग अभी तक दूर रहे हैं। जो देश के दूसरे राज्यों में जातिवाद की राजनीति है, मध्य प्रदेश अभी तक उससे अछूता है। अब देखिए, इलेक्शन तो एक गिमिक है। इसमें इलेक्शन में हर पार्टी चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा माइलेज मिले। उसके लिए अगर राहुल गांधी ट्राइबल्स के बीच में जाते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको 50% से ज्यादा आरक्षण देंगे, तो मुझे लगता है कि ये इसको जातिवादी राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कई ऐसी बातें इस चुनाव के दौर में हो रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसको इस बार 29 ही सीट मिले। पिछली बार छिंदवाड़ा नहीं मिली थी, इस बार उसको छिंदवाड़ा भी मिले। कांग्रेस चाहती है कि किसी भी तरह वो जो है कुछ सीटों को जो है भारतीय जनता पार्टी छीने। तो ये जो शह और मात का खेल है, इसमें निश्चित तौर पर जो कुछ बात कांग्रेस की तरफ से आती है, कुछ बात भारतीय जनता पार्टी पर। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का मतदाता जो है, ये जातिवाद को लेकर जो प्रपंच रचा जा रहा है, इसमें बिल्कुल वो कैंडिडेट को देखकर प्रदेश के मतदाताओं की खासियत है कि वो डेवलपमेंट का इशू, कैंडिडेट, पार्टीज, ये कहीं ना कहीं यहाँ जातिवाद की तुलना में प्रायोरिटी पे रहती है वोटर की। ठीक है, मेरा सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता साहब, बीजेपी के यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़े हैं उनसे कि जैसे कोई भी पार्टी अगर सत्ता में होती है और उसके बाद में चुनाव वापस कराती है या चुनाव होते हैं, तो वो अपने पिछले कार्यकाल के बारे में बताकर वोट मांगती है। आपने ऐसी अभी तक कोई, हमने मैनिफेस्टो में आपकी कोई चीज नहीं देखी। आप जो जितनी भी आपकी वो चल रही है सब हिंदुत्व पर, सनातन पर चल रही है। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो भारत है वो हंगर इंडेक्स में 125 में से 111वें नंबर पर है। आप ये नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक आदमी जिसकी 2014 के अंदर संपत्ति 7 से 8 बिलियन डॉलर थी, वो 10 साल 12 साल के अंदर 200 मिलियन के आसपास पहुंच गई है। तो ये जो विकास और आपकी इकोनॉमी, मैं आपको बहुत उसका लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि पांचवी आपकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसके बाद भी 80 करोड़ लोग जो हैं यहाँ पर, वो 5 किलो राशन के ऊपर। इनका कहना है कि जो मुद्दों पर बातचीत होना चाहिए, मुद्दों पर जो राजनीति होना चाहिए। एक मिनट हो गया, सवाल समझ मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सवाल भाई ने उठाया और ये इसी मुद्दों पर, इस तरह के मुद्दों पर ही चर्चा होना चाहिए। ये जो विपक्षी पार्टियां हिंदू मुस्लिम लाती है, गलत बात है।
भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा विकास की बात करती है। आप अगर हमारा घोषणा पत्र देखेंगे तो हमने कहा है कि भाई हम 5 साल में 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। भविष्य की बात हमने की। हमने कहा कि हम हर घर में गैस से, जैसे पानी आज हम प्रत्येक घर को देने जा रहे हैं, 13 करोड़ घरों में अब घर से जो नल से जल, गांव ग्रामीण क्षेत्र की बोल रहे हैं, वो नल से जल हो गया है। और हमने हर घर में शौचालय बना दिए, हर घर में गैस पहुंचा दी, 14 करोड़ गैस बांटी अभी। और अब अगली हमारी योजना है कि हम जो है पाइपलाइन से घरों में जैसे पानी जाता है वैसे गैस जाए। इसके अतिरिक्त जो मुद्रा योजना है, अभी तक 16 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, रोजगार की बात कर रहे हैं, 16 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए। अब जो 5 लाख दिए जाते थे, 10 लाख दिया जाता, उसको 20 लाख कर दिया गया ताकि रोजगार का सृजन हो सके। और ये जो बात करते हैं कि बेरोजगारी की, इसकी उसकी, करीब करीब जो है 12 करोड़ नए ईपीएफ में शामिल हुए लोग, जो ईपीएफ बनता है, क्योंकि वो तो आंकड़ा झुटलाया नहीं जा सकता। तो ईपीएफ को जब हम देखें तो बहुत सारे जो कारखाने खुले हैं, जो स्टार्टअप खुले हैं, उसमें नौकरियां मिली है। तो हमको आंकड़ों पे जाना चाहिए। वैसे बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी घुसपैठियों की बात नहीं करती कि भाई 13 करोड़ घुसपैठिया, सॉरी क्षमा चाहता हूं, जो 5 करोड़ या 3 करोड़ या जो भी एक संख्या है, तो इतनी करोड़ों में संख्या घुसपैठियों की क्यों है, रोहिंग्या क्यों आ रहे हैं, कभी कांग्रेस इस पर बात नहीं करती। कभी कांग्रेस जनसंख्या की बात नहीं करती कि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से सांप्रदायिक आधार पर जनसंख्या बढ़ रही है, एक डिस्प्रोपोर्शन आ रहा है, तो इस पर कभी कांग्रेस बात नहीं करेगी। मुझे फक्र है, गर्व है ये कहते हुए कि आज जो महंगाई की दर है वो केवल 4.3 पिछले महीने की रही है, मतलब स्थिरीकरण है। ठीक है, आपकी बात के साथ जवाब देना चाहते हैं संतोष जी, बताइए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये मेरा दावा है कि आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये जितने भी आंकड़े लीप पोत कर और तमाम एजेंसियों के द्वारा, चाहे एनएसएस हो, चाहे तमाम एजेंसियां केंद्र सरकार की हो, जितने भी झूठे आंकड़े प्रस्तुत करती हैं, उसका खंडन विभिन्न एनजीओ समय समय पर करते आए हैं। उसके बावजूद मैं ये कह दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के दावे करती विकास के, तो उसकी हकीकत 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, ये असली हकीकत है। अभी मैं इंदौर से आ रहा था उज्जैन, रास्ते में कोई चौराहा ऐसा नहीं मिला जिसमें भीख मांगते बच्चे नजर नहीं आए। ये बेरोजगारी की, अशिक्षा की स्थिति है। मैं कहना चाहता हूँ, जो भी उज्ज्वला योजना की बात की, वो लोगों के घरों में स्टूल और कुर्सियों के रूप में काम आ रहा है, जो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर है, क्योंकि जो सिलेंडर का दाम है वो 1000 रुपए है। जो कृषि का बजट था वो 25,000 करोड़ था, आंकड़े उठा के देख ले। आज कृषि का बजट 1,25,000 करोड़ है। और 1,80,000 के आंकड़े भी बताइए, 2014 के पहले क्या थे, 2014 के बाद भारत पर कुल कर्ज कितना, उसके आंकड़े भी बताइए। किसान सम्मान निधि में डाली जा चुकी है। ठीक है, आप उनके योजनाओं को गलत बताते रहेंगे, योजना गिनाते रहेंगे तो लंबी बहस चल जाएगी। सवाल जनता के ले लेते हैं। मेरा सवाल चिंतामणि मालवीय जी से है, चूंकि वे भाजपा के विधायक हैं। अभी वे पिछले चुनाव में आलोट क्षेत्र के गांवों में घूमे होंगे। यही स्थिति पूरे उज्जैन जिले के गांवों की है कि जो अभी आपने बोला कि जल घर घर पहुंचा रहे हैं, जो नल योजना डली है, उसमें बनी बनाई सड़कें जो पंचायत ने बड़ी मुश्किल से बनवाई थी सीमेंट कंक्रीट की, उनको बीच में से खोद दिया और कायदे से वो नल लाइन, पाइप लाइन डलने के बाद उसको पाटना था, समतल करना था, वो आज तक नहीं हुआ। आज पूरा 1 साल हो गया है। मैं पिछले साल महिदपुर क्षेत्र के 210 गाँवों में लगभग 4 बार घूमा हूँ। वहाँ वो स्थिति अभी भी वैसी है। जो गांव वाले बताते हैं उनकी समस्या है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो 200 रुपये का बिल आता था वो 1,500 से लेकर 2,000 तक का बिल आ रहा है। तो कृपया उन पे भी ध्यान दें। मैं बिल्कुल आपकी बात से इस बात में सहमत हूँ कि भाई बीच में से खोद दिए गए हैं, लेकिन जब भी निर्माण होता है तो निर्माण हवा में नहीं होता, उसके लिए कुछ तोड़ना फोड़ना पड़ता है, कुछ विध्वंस करना पड़ता है, उसके बाद निर्माण होता है। खोदेंगे नहीं तो पाइपलाइन नहीं डलेगी। इसलिए ये विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है, समय भी हो सकता है कि ज्यादा लगे, लेकिन उस ठेकेदार की 5 साल की गारंटी है और उसका 5 साल का टेन्योर है उसको चलाने का। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप की वही ये आरोप नहीं था, ये आरोप नहीं था, ये उनकी शिकायत थी। ये आरोप नहीं था, मैं उसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है विकास की। इसमें कोई बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जादू से पाइपलाइन नहीं डल सकती, ऐसी कोई तकनीक अभी तक नहीं आई है। खोद के ही डलेगी और खोदेगी तो पक्का निर्माण भी खोदेगा। ठीक है अरविंद जी, एक थोड़ा सा विषय को हम अलग दिशा में ले जाते हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम पूरी बात करें तो शिवराज जी महिलाओं में बड़े लोकप्रिय थे, और जब शिवराज जी चेहरा चुनावों का, तो हमने देखा है कि महिला मतदाताओं के अंदर
रुझान देखने को नहीं मिल रहा। तो शिवराज जी जब सिर्फ एक लोकसभा का चुनाव इस वक्त लड़ रहे हैं, उसका मध्य प्रदेश की राजनीति में आप क्या असर देखते हैं? नहीं, देखिए, शिवराज जी निसंदेह महिलाओं में बहुत लोकप्रिय थे और लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जो उनकी दो योजनाएं थी जो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए लाई गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए माइलस्टोन साबित हुई। मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत में कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। शिवराज जी को भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप अब अलग भूमिका में देखना चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन का एक व्यवस्थित नेटवर्क है। पार्टी की लीडरशिप ने उन्हें लंबे समय तक मध्य प्रदेश को लीड करने का मौका दिया। अब पार्टी की लीडरशिप उनको अलग भूमिका में देखना चाहती, तो हम उनकी अलग भूमिका, उन्हें पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया, उसके आधार पर हम यह आकलन बिल्कुल नहीं कर सकते कि जो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सपोर्टिव थी वो शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद एकदम भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गई, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन निश्चित तौर पर शिवराज जी की जो ब्रांड वैल्यू महिलाओं में थी, या जो किसानों के बीच में, या जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जैसे कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हम देखते थे कि जब वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के बीच में जाते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में जाते थे, तो उनको हाथों हाथ दिया जाता था। शिवराज जी को महिलाओं के, चूंकि महिलाओं से संबंधित वो जितनी योजनाएं लाए उसका सीधा फायदा महिलाओं को मिला। लेकिन ये जब योजना की बात होती है तो मेरा सवाल चिंतामणि जी आपसे है कि जब फ्रीबीज पूरे देश में एक बहस चल, जब इस तरह की योजनाएं आती है तो मध्य प्रदेश जैसा राज्य जो हजारों करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है और फिर भी योजनाएं इस तरह की चलाना, तो एक खजाने को लेकर भी तो सोचना पड़ेगा ना कि ये जो पैसा जो खजाने से जा रहा है ये वापस कैसे आएगा? क्या सरकार इस पे काम करती है, मध्य प्रदेश सरकार? देखिए, जिस तरह की घोषणा कांग्रेस ने की है कि हम सारी महिलाओं को, जितनी भी है सारी महिलाओं को हम 1-1 लाख रुपए साल देंगे, 21 साल तक के युवाओं को हम 1 लाख रुपया साल देंगे। अब ये कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि भैया ये 30 लाख करोड़ आप कहां से लाओगे? यहाँ तो केवल 1200, 1300, 1400 करोड़ का विषय है जो वित्तीय व्यवस्थापन के साथ लाया जा सकता है। मेरा सवाल तो कांग्रेस से बनता है कि भैया ये 35-40 लाख करोड़ आप कहां से लाओगे? महिलाओं की चर्चा निकली है तो मैं जानना चाहूंगी कि दोनों ही जो मुख्य पार्टी हैं वो समय समय पर कहती रहती है महिलाओं के लिए ये सुविधाएं रहेंगी, महिलाओं को ये मौके दिए जाएंगे, उनके लिए ऐसा माहौल बनेगा कि उन्हें समान अवसर मिले। तो मेरा प्रश्न यही है कि जो प्रतिनिधित्व है इस चुनाव में, जो सारे प्रतिनिधिगण चुने गए हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व का कितना मौका मिला है? कितने प्रत्याशी महिला चुनी गई हैं? कितनी महिलाओं को मौका मिला है कि वो देश के प्रतिनिधित्व में अपना योगदान दे सकें? मुझे लगता है ये सवाल जो है आप दोनों के लिए ही है। पहले आप सुनिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले प्रतिनिधित्व करने की शुरुआत यदि की तो वो शिवराज सिंह जी ने की। उन्होंने नौकरियों में 33% और शिक्षक की नौकरी में तो 50% तक महिलाओं को किया। इसके अतिरिक्त चुनाव में ये जो नारी शक्ति वंदन योजना और इसके तहत अगला चुनाव जब आएगा उसमें अभी सेंसेक्स हो जाएगा, जनगणना हो जाएगी, परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद 33% प्रत्येक स्तर पर, मतलब विधानसभाओं में भी और लोकसभाओं में भी ये महिला आरक्षण करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही बिल जब कांग्रेस के समय आया था तो मुलायम सिंह ने और जो लालू यादव उस समय थे उन्होंने बिल फाड़ दिया था और उसके बाद वो बिल लाने की हिम्मत कांग्रेस नहीं कर पाई थी। ये इसको न केवल लाए बल्कि पास कराया है और दोनों सदनों से पास कराने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल अरविंद जी से है। अरविंद जी, चूंकि अब मध्य प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव बचा है और उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो जाएगा और मध्य प्रदेश में चुनाव है मालवा इलाके में जहां से मध्य प्रदेश की पूरी राजनीतिक दिशा तय होती है। तो आपको लगता है कि अगले कुछ दिन में जब तक ये चुनाव कंप्लीट होने वाला है, कौन से मुद्दे जो हैं जो इस समय मालवा की राजनीति को प्रभावित करेंगे आने वाले 3-4-5 दिनों? देखिए प्रखर, बहुत स्थिति स्पष्ट है। हम यदि मालवा निमाड़ की 8 सीटों को बहुत सरसरी तौर पर देखें तो यहां पर कोई बहुत बड़े बदलाव की संभावनाएं नजर नहीं आ रही। ये जो पूरा परिदृश्य है हमारे सामने है और संतोष गौतम यहाँ खड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते, इनको भी यहाँ का पूरा ये जो पूरा एरिया 8 संसदीय क्षेत्र, वहां का परिदृश्य बहुत स्पष्ट है। इस क्षेत्र में मुद्दा विहीन चुनाव है, कैंडिडेट्स आधारित चुनाव है। हम यहाँ उज्जैन में खड़े हैं। उज्जैन की हम बात करें तो मुझे अभी आज जब यहाँ उज्जैन में मैं था, लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि यहाँ इश्यू होना चाहिए कि महाकाल
लोग बनने के बाद जिस गति से अधोसंरचना का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। चिंतामणि जी इस पे व्यापक अच्छे से बता पाएंगे। अब इंदौर में एक नई बात चल पड़ी, इंदौर में कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में नहीं है, तो इंदौर में पहली बार ये बात चल रही कि जो स्थितियां बनी है उसके चलते बड़ी संख्या में लोगों को नोटा में वोट करना चाहिए। तो अब वहां पे कोई इश्यू ही नहीं बच रहा है। ट्राइबल बेल्ट में हम जाएं तो बहुत छोटे छोटे इश्यूज है। तो अगर हम ये बात करें अगर हम कि जो 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है मालवा निमाड़ की, वहां पर कोई इश्यू ऐसा है जिसको लेकर कोई राजनीतिक दल आ गया ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकल इश्यू है, कैंडिडेट्स आधारित चुनाव है। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा ही नरेंद्र मोदी के चेहरे का मिल रहा है। बीजेपी के कई कैंडिडेट स्वीकार करते हैं, बीजेपी के कई कैंडिडेट, और आप देखिए ना कई कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हो रहा है कि प्रचार प्रसार में कैंडिडेट का चेहरा गायब है और मोदी का चेहरा ही आगे लाया जा रहा है। प्रचार सामग्री जो पोस्टर्स लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, उसमें कैंडिडेट गायब है, उसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे को लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे का असर तो दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए लाया जा रहा है। समय का अभाव है, हमें चर्चा को यहीं विराम देना होगा। चिंतामणि जी, संतोष जी, अरविंद जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि तालियों के गड़गड़ाहट से आप इनको धन्यवाद कहें। तो जनवाणी के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी एक नए शहर में, एक नए राज्य में। देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।